हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस विज्ञान प्रैक्टिस सेट 6 टॉप 40 क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्लास आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें आपकी साइंस पूछी जाएगी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि रेलवे, एसएससी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी के लिए ये क्लासेज जो है इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो शुरू कर दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1। 40 क्वेश्चन मैथ के हैं, 40 क्वेश्चन साइंस के हैं। मैथ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है 1 न्यूटन बराबर है किसके होगा। हम जानते हैं न्यूटन किसका मात्रक होता है। न्यूटन मेरे भाई बल का मात्रक होता है। एफ बराबर एम ए होता है। क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। एम का मात्रक क्या होता है? एम का मात्रक होता है, एम है द्रव्यमान, ए है त्वरण। एम का मात्रक किग्रा और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जब एक लिख देंगे, एक किग्रा गुणे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही सेम रहेगा। तो हमारा करेक्ट होगा 1 किग्रा इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये नहीं होगा, ये नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, कितनी न्यूटन वाली? 40 न्यूटन भार वाली। एफ बराबर हमारा दिया है, जो दिया है उसको पहले लिखेंगे 40 न्यूटन। एफ बराबर दिया है 40 न्यूटन। 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति, पी बराबर दिया है 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक, टी बराबर दिया है 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो कितनी ऊंचाई तय करेगी। एच बराबर हमारा पूछ रहा है। हम जानते हैं पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी। शक्ति जो होता है, कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। और डब्ल्यू बराबर जो हमारा होता है एफ इंटू डी होता है, ठीक है, बटे टी। एफ बराबर होता है एम जी, तो यहाँ पे डी या डी ले लेंगे या एच ले लेंगे, डिस्टेंस। एफ बराबर होता है एम जी, तो हो जाएगा एम जी एच। क्या होगा? डी बराबर यहाँ पे हम एच ले लेते हैं, डी बराबर एच, दूरी या ऊंचाई बात एक ही है, ठीक है। एफ बराबर पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे एम जी एच अपॉन टी। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा, क्या होगा? पी बराबर हो जाएगा एम जी अपॉन टी। पी बराबर हमारा हो जाएगा एम जी अपॉन टी। पी का मान दिया है 160 वाट, 160 वाट। द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान 140 mg दिया है, mg दिया है, एफ दिया है, एफ बराबर 40 न्यूटन, ठीक है। या इसको हम mg भी लिख सकते हैं, या mg 40 न्यूटन। mg का मान कितना है? 40 गुणे एच पूछा है, टी हमें दिया है 20 सेकेंड। 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 160, 4 बार कट जाएगा, 20 चक्कू 80। एच बराबर 80 मीटर। ऊंचाई किसमें? मीटर में मेजरमेंट करेंगे, 80 मीटर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। एच बराबर 80, देखिए 160 बराबर 20, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी, 160 बराबर 40 इंटू एच बटे 20। 4 40 से 4 बार में कटेगा, ये 20 चक्कू 80 से एच बराबर 80 मीटर। एच बराबर 80 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 80 मीटर करेक्ट है, ठीक है। कैसे? पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू बराबर होता है एम जी एच अपॉन टी। बाहर कितना हमारा एम जी दिया है, वैल्यू डालेंगे 160 40 गुणे एच अपॉन टी 20। 40 4 से कटेगा, 20 चौको 80। एच बराबर 80 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है, उत्प्लावन का केंद्र जो होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है क्या? उत्प्लावन का जो केंद्र होता है वो विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्प्लावन का केंद्र जो हमेशा कहाँ होता है? विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
44। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड गलता है? बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। 273 केल्विन। 44 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति के द्वितीय नियम से क्या आता है? प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर ना किया जाए। इसे ये भैया पहला नियम है। इसे जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? हमारा यही करेक्ट है। 45 ऑप्शन डी। 45 का ऑप्शन डी। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर, किसी वस्तु की गति की परिवर्तन की दर जो होती है शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का लगाता है? बाहर की ओर धक्का लगाने वाला बल कौन सा होता है? उसे कहते हैं अपकेंद्री बल। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे कहते हैं उसे अपकेंद्री बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल। और जो अंदर की ओर लगने वाला बल होता है उसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल। F बराबर होता है mv²/r। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वो कहलाता है। देखिए क्या यहाँ पे बताया गया? जिस टेम्परेचर पर तरल अपनी तरल अवस्था से यानी कि ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठोस से डायरेक्ट जब गैस में जाएगा तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वापतन, सब्लिमेशन। ठीक है। ठोस से द्रव में बोलेगा तो उसे कहेंगे गलनांक, गलना, फ्रीजिंग, गलनांक। इसे कहेंगे मेल्टिंग, मेल्टिंग कहेंगे मेरे भाई। और जब द्रव से ठोस बनेगा तो उसे कहेंगे फ्रीजिंग यानी कि जमना। उसे कहेंगे फ्रीजिंग, जमना। और क्वथनांक क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा गलनांक। जब कोई चीज ठोस से द्रव में कन्वर्ट होती है, ठोस से द्रव में। क्वथनांक क्या होती है? जब कोई चीज होती है उबलने लगती है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऊर्ध्वापतन क्या था? ठोस से डायरेक्ट गैस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में। यहाँ पे है हमारा हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 47 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव, अगर हम दबाव बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव की में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल क्या होगा? दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है, गलत बात है। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्वनि की जो गति होती है वो दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ध्वनि की गति किस पर डिपेंड करती है? ध्वनि का जो वेग होता है, जो वेग होता है ये आवृत्ति तथा दबाव से आवृत्ति तथा दबाव से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। जबकि इसमें ताप और आर्द्रता, ध्वनि किससे? ताप और आर्द्रता, ध्वनि जो है ताप और आर्द्रता से प्रभावित होता है। ठीक है। ध्वनि की जो अधिकतम चाल जो होती है किसमें होती है? ध्वनि की अधिकतम चाल भैया ठोस में होती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे किसका पार्ट है? ये यांत्रिक तरंगों का पार्ट होती हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगे सबसे पहले हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यांत्रिक और वैद्युत चुंबकीय। यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि प्रकाश इसमें हो गया। यांत्रिक तरंगे हमारे दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुपस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुपस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि कैसी है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, टेम्परेचर और आर्द्रता पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के परिकिरण की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? नहीं समझाया जा सकता है। प्रकाश के परिकिरण की घटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा? सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल होना, कलर अगर दिखाई देगा अधिकतर तो वो हमारा परिकिरण होता है। सही करेक्ट दिया हुआ है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग करना, ये भी दिया हुआ है।
तारों का टिमटिमाना, आसमान का नीला रंग, ये भी सही दिया है। तारों का टिमटिमाना ये प्रकीर्णन के कारण नहीं, ये भैया अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन हमारा पे यहाँ पे सी करेक्ट है। तारों का जो टिमटिमाना होता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसमें हम बैटरी का प्रयोग क्यों करते हैं? धारा उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्पादन हेतु, विभवांतर मापन हेतु, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। बैटरी का प्रयोग विद्युत परिपथ में किस लिए किया जाता है? किस लिए? विभवांतर उत्पन्न करने के लिए विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बैटरी से क्या होता है? बैटरी से जो रासायनिक ऊर्जा होती है, बैटरी से जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसका हम रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे बताता हूं, जो दोबारा से, देखिए मान लीजिए दोबारा से वापस ना आए। भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन दोनों तरफ से। जैसे जैसे हमारा बर्फ से जल, बर्फ से जल का बनना क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। जल ठंडा होकर फिर बर्फ बन जाएगा, और बर्फ से जल, ये हमारा भौतिक है। जब हम दूध से दही बनाएंगे, मैं बार बार बताता हूँ, ये दूध से दही बनाएंगे तो क्या एक साइड से बनेगी, दोबारा से दूध नहीं बन सकता दही, दही से। तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जो दोबारा से अपनी पुरानी अवस्था में ना आए तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा? मक्खन का खट्टा होना कैसा? ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सारे कैसे? ये भौतिक परिवर्तन है मेरे भाई। कैसे? भौतिक परिवर्तन। CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, तार गर्म होगा फिर ठंडा हो जाएगा, लोहे का चुंबकीकरण, ये सारे कैसे? ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, NaCl सोडियम क्लोराइड ये नमक होता है, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? इनके जो मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वापतन, अपकेंद्रण, क्रोमेटोग्राफी, इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? इसके लिए भैया हम ऊर्ध्वापातन करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं। नमक और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन किया जाता है। इसमें क्या था? सब्लिमेशन में, ऊर्ध्वापातन में ठोस जो हमारा होता है ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? मैक्स प्लैंक, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हेनरी बैक्वेल। किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज ने। किसने किया था? हेनरी बैक्वेल ने। रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? हेनरी बैक्वेल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। राइट। प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं? इनको भी याद रखना। यूरेनियम होता है हमारा, थोरियम होता है, पोलोनियम होता है, प्लूटोनियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया था? एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तनु नाइट्रिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तनु एस्टिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसका उपयोग किया जाता है एनोडाइजिंग प्रक्रिया में? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तनु सल्फ्यूरिक एसिड का जो है एनोडाइजिंग प्रक्रिया में इस अम्ल का उपयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग कैसी एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है? कैसी? एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था? लोथर मेयर, जॉन डोबेरियर, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अष्टक नियम दिया था भैया न्यूलैंड ने दिया था। डोबेरियर ने दिया था त्रिक नियम। डोबेरियर ने दिया था, डोबेरायनर ने दिया था त्रिक नियम। अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ऑक्सीजन के अणु में होता है, ऑक्सीजन के अणु में होता है O2 जो होता है हमारा, O2 में कितने बॉन्ड होता है? कौन सा बॉन्ड होता है O2 में? O2 में कौन? O2 में एक दोहरा संयोजक बॉन्ड होता है। कैसा? एकल नहीं होता है, एक दोहरा संयोजक, डबल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की
प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे वल्केनाइजेशन कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, वल्कनीकरण करते हैं, वल्केनाइजेशन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। वल्केनाइजेशन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है इसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ मिला देने से रबड़ या संबंधित बहुलकों का अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदला जाता है। इसमें क्या कहता है, अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदला जाता है। जैसे आपका टायर, जूतों के सोर्स हो गया, हाउस पाइप, हाँ कि वह अन्य सामान बनाने में वल्कनाइजेशन का क्रिया प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल में भैया हम सोना को उसको रखते हैं, सोडियम को। ये बहुत अभिक्रियाशील होता है, जल के साथ क्रिया करके आग लगा देता है। क्या है, तो इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सोना हो गया आपका एयू, क्या है, ए मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एयू हो गया, एल हो गया, कैसे, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीटी, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। ठंडे या गर्म पानी के साथ कौन सी जो धातु है वो प्रतिक्रिया नहीं करती। एल्युमिनियम क्या है, ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। एल्युमिनियम जो होती है ठंडे धातु या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 60, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली कार्बोनेट नहीं, क्लोराइड नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, वे बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पीवीसी वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, इसका उपयोग बिजली के तारों की जो कोटिंग होती है उसके लिए, पतली चादरें बनाने में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। आहार नाल में इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, परिशेषिका, मलद्वार, इनमें से कौन सा जो होता है अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। 61 इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा, मलद्वार, इसे एनएस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 62, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया था। इन्वर्टेड लैक्टेज जाइमेस पेप्सिन का। किसका, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5, 5.4, 5.6, 5.7, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। दांतों में सड़न कब लग जाती है, पीएच मान कितना, 5.5, कितना था, 5.5 से कम होता है, 5 लेस देन 5.5। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दांतों का जो होता है, इसमें दांतों में इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत जो होते हैं, दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है, उनको विनाश होना शुरू हो जाता है। जब भोजन के अवशेष मुंह में बने रहते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे जो क्या होता है, दांतों में सड़न हमारा शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दांतों की बात आई है तो आपके यहाँ विधायक कल भी मैंने बताया था, ICPM 21-23/21-23/2, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और यम से चवर्णक, ये सारे दांतों की संख्या होती है। इस फार्मूला से आप दांत का फार्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमीटर, हीमोग्लोबिनमीटर, यूरिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, किसका प्रयोग किया जाता है रक्त मापने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं, इससे भैया हम प्रकाश स्पेक्ट्रम में उस फोटान की संख्या मापता है। क्या कहता है, फोटान की संख्या मापता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है, फोटान की संख्या मापता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हीमोग्लोबिन क्या था, हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, हीमोग्लोमीटर ये खून में हीमोग्लोबिन का पता लगाता है। जो हमारा ब्लड होता है इसमें हीमोग्लोबिन का पता लगाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पिगमेंट होता है, कौन सा, आयरन पिगमेंट, Fe होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा रक्त होता है लाल होता है। ये भी सारे पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। बीन कवा, महाधमनी, फुफ्फुसी, वृक्कीय। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी। कौन सी, महाधमनी जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। कौन सी, महाधमनी जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, एरोटा। अगला क्वेश्चन नंबर 66,
विश्रामावस्था, विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? यानी कि आराम करने की अवस्था में एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार औसतन सांस, एवरेज कितनी बार सांस लेगा और छोड़ेगा? कितनी बार? 15 से 18 बार, यह ध्यान रखना है, 15 से 18 बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? हड्डी को बोन टू बोन, बोन टू बोन क्या कौन कहता है? लिगामेंट होता है। लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बोन टू बोन कंडरा कहते हैं क्या? क्या अस्थिबंध कहते हैं? बोन टू बोन उसे कहेंगे भैया अस्थिबंध। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोन टू बोन उसे कहेंगे अस्थिबंध। अस्थिबंध एक ऐसा एक संयोजी ऊतक होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन क्या होता है? टेंडन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, टेंडन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? टिबिया, जांग की हड्डी, उरोस्थि, जानवास्थि। मानव शरीर की सबसे हड्डी कौन सी? जांग की हड्डी होती है। कौन सी? फीमर। उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है मेरे भाई। किसमें? कान में। सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि ये मस्तिष्क में पाई जाती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, इनमें से कौन सा जो एड्रिनल ग्रंथि, ये भी हमारा कैसी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से आप दो दो में से आपको आंसर लगाना है कि इनमें से कौन सा हमारा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो लार ग्रंथि कैसी? ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है मेरे भाई। लार ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? कौन सी होती है? एड्रिनल होती है, अधिवक्र होती है, अधिवक्र होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, अग्नाशय होती है, पीनियल होती है। ये सारी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है मेरे भाई। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी1 का नाम होता है थायमीन। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ए बी, ए का होता है रेटिनॉल, बी1 होता है थायमीन, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, डी का होता है टोकोफोराल। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस, बी की कमी से बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ये सारे यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, वर्ड्स के कारण होता है। वर्ड्स के कारण क्या होता है? वर्ड्स किसके कारण होता है? यहाँ पे सवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। वर्ड्स किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस रोग में त्वचा पर मांसल, इस रोग में क्या होता है? त्वचा पर मटर के दाने के आकार के बम्प उभर आते हैं, उसे कहते हैं वार्ड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई खा लेती है। मिठाइयों पर मक्खियां बैठी हैं, उसे दूर भगाकर एक लड़की मिठाई खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? डिप्थीरिया, कैंसर, क्षय रोग, हैजा। मक्खियों के से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हैजा। हैजा किससे होता है? ये विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है हैजा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? माता और पिता, पिता के द्वारा। देखिए, इसमें मेल और फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल। फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और मनुष्य में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। वाई डिफरेंट होता है, तो फादर के द्वारा ही अगर लड़का होगा या लड़की होगा तो डिसाइड किया जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र वाई डिफरेंट होता है। पित्त ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? रक्त केवल एक बार उनके हृदय से होकर गुजरता है। सरीसृप, पक्षी, मत्स्य, स्तनधारी। स्तनधारी में क्या होता है? रक्त केवल
इसमें क्या है, एक बार नहीं, रक्त शरीर में घूमता रहता है। पक्षी मत्स्य, क्या मत्स्य में, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य वर्ग के प्राणियों के पूरे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है, प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मत्स्य वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें होता है कैट फिश हो गया, हमारा गोल्ड फिश हो गया, व्हेल मछली हो गया, शार्क हो गया, ये सारे जलीय प्राणी होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु, एस एस्परजिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है। इनमें कैसा, राइजोपस हो गया, मशरूम्स और कुछ जीवाणु, इनमें जो हमारा होता है प्रजनन किस प्रकार से होता है, प्रजनन इनमें किस प्रकार होता है, ये बीजाणु के द्वारा। कैसे, बीजाणु के द्वारा इनमें प्रजनन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? इलोथ्रिक्स, फ्यूनेरिया, उल्वाकारा, इनमें से कौन सा जो पौधा है वो थैलोफाइटा नहीं है? ये फ्यूनेरिया थैलोफाइटा नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्योंकि ये ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, पादप जगत का इसको उभयचर कहते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाते, अभाव होता है इनमें। इसमें हमारा करेक्ट होगा फ्यूनेरिया। इलोथ्रिक्स, कारा और उल्वा ये क्या है, ये थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। ये फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का एक उदाहरण है? जीवित जीवाश्म वृक्ष का एक उदाहरण है, इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सिल्वर ओक, फ्यूनेरिया ड्रायोप्टेरिस, जिंकगो वाइलोबा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिंकगो वाइलोबा क्या होता है? ये जीवित जीवाश्म वृक्ष का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? यह जल के परिवहन में मदद करता है क्या? क्या ये जल के परिवहन में मदद करता है? नहीं। या कीट परागकणों को आकर्षित करता है? नहीं। या मेटाबॉलिज्म का एक अपशिष्ट उत्पाद है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद जो प्रोडक्ट होते हैं उनको पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? रंध्रों के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से, जाइलम तो हमारा जल को परिवहन करता है, फ्लोएम के माध्यम से, किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये किसके, जाइलम और फ्लोएम कैसे, ये जटिल ऊतक के एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।